बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, दिस इज सैयद मोहम्मद हम्माद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद सर हम्माद। आज हम एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड का। इतने टाइम से हमने बार बार एक साइंटिस्ट का नाम लिया रदरफोर्ड का, लेकिन उनकी खुद कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी बुक में, मेन कंट्रीब्यूशन, मेन एक्सपेरिमेंट, अब उसको पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको इस एक्सपेरिमेंट को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो 1911 में 1911 में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मतलब सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो जिसके ज़रिए इन्होंने मॉडल बताया किसके बारे में, एटम के बारे में। एटम के बारे में इन्होंने और बात बताई थी। क्या बताई थी, कैसे बताई थी, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू और कैसे बताई थी। तो स्टार्ट कर रहे हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एटम के बारे में इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया था, प्रपोज किया था कोई न्यू मॉडल, इसीलिए इसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से हम जानते हैं। आगे बात करते हैं। इन 1911 कैरीड आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, बहुत से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए 1911 में, एंड प्रपोज अ न्यू मॉडल फॉर द एटम। एटम के लिए इन्होंने एक न्यू मॉडल जो है हमें वो दे दिया। नेक्स्ट, अब इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। पहले इसके बारे में बात करेंगे, देन फिर उसके बारे में बात करेंगे। अभी जस्ट इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटर समझ लेते हैं क्या क्या है। ये एक ब्लॉक है, किसका ब्लॉक है, लीड ब्लॉक, लीड का ब्लॉक है, कंटेनिंग एन अल्फा पार्टिकल इमिटिंग सोर्स। मतलब कि ये एक ऐसा सोर्स है जिसमें से इमिट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। क्या निकल रहा है इसमें से, एक पार्टिकल निकल रहा है जो कि अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, जो यहाँ मूव होता हुआ आपको नजर आ रहा है। एक बात ये हो गई। आगे बढ़े, दूसरी बात, ये जो हमें एक स्क्रीन टाइप की नजर आ रही है, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, एक फॉइल है हमारी, फॉइल पेपर होता है जैसे। ठीक है, बहुत थिन शीट इन्होंने इस्तेमाल करी, शीट, पतली सी शीट। किसकी थी वो, गोल्ड की शीट थी वो। ठीक है, एक इन्होंने ये इस्तेमाल करी। थर्ड नंबर पे आती है लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज हमारी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको सर्कुलर टाइप का, ठीक है, या ओवल टाइप का, जो भी आप इसको कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जो है हमारी ये स्क्रीन है, ये किससे बनी हुई है, हमारी जिंक सल्फाइड से बनी हुई है। अब आगे मेन बात करते हैं। तो क्या हुआ, बेसिकली इन्होंने एक शीट इस्तेमाल करी। शीट हमारी, जैसे सपोज दैट मैं अपने हाथ को कह लेता हूँ कि ये शीट है। ठीक है, देन फिर इन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ रवाना किए। ठीक है, तो अगर अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ रवाना करेंगे तो किस तरीके की सिचुएशन बन सकती है, जैसे कि ये हमारे पास 3 मार्कर है ना, तो मैं कह लेता हूँ कि ये अल्फा पार्टिकल है हमारे। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि गोल्ड फॉइल ली, ठीक है, और इन तीनों को पास कराया। जब इसको पास कराया तो फिर इन्हें कुछ मिला। क्या मिला इन्हें, उस चीज़ को समझते हैं। इन्होंने लीड ब्लॉक लिया, लीड ब्लॉक में से इन्होंने इमिट कराया अल्फा पार्टिकल को। जब अल्फा रेज आके गोल्ड फॉइल से टकराई, तो गोल्ड फॉइल से टकराने के नतीजे में क्या हुआ कि ये जो रेज थी ये इजीली एक जगह तो हमें क्रॉस होती हुई नजर आई। मतलब कि गोल्ड फॉइल से इजीली उन्होंने क्या करा, क्रॉस कर लिया और यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, यहाँ पहुँचती हुई हमें नजर है। उसके अलावा और क्या देखने को मिला हमें, और देखने को ये मिला कि जो रेज गई थी, कुछ तो आगे सीधी गुजर गई और कुछ का क्या हुआ, वो डिफ्लेक्ट कर गई, इस तरफ दूसरी तरफ चले गए, लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट कर गई। थर्ड नंबर पे क्या हुआ, थर्ड नंबर पे जो रेज आ रही थी वो लार्ज एंगल से नहीं पर थोड़े से एंगल से वो भी डिफ्लेक्ट कर गए। मतलब जो उनका रास्ता था, अगर ये सीधी आती तो सब ऐसे आती, ठीक है, ये सीधा रास्ता बनता ना, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ रेज यहाँ पर जाती हुई दिखी हमें, कुछ रेज यहाँ पर जाती हुई दिखी। मतलब किसी ने लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन करी और किसी ने जो है लिटिल बिट डिफ्लेक्शन करी स्मॉल एंगल पे। अच्छा, अब तीनों बातों को समझते हैं। सबसे पहले जो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल थी जो पास हो गई, उसे हम क्या कह रहे हैं, मोस्ट पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल। बहुत से पार्टिकल फॉइल से पास हो गए। दूसरे नंबर पे अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट अ लार्ज एंगल, लार्ज एंगल पे जो है वो डिफ्लेक्ट होते हुए नजर आए हमें। देखें, अगर इसके लिहाज से देखा जाए तो काफी लार्ज एंगल पे ये डिफ्लेक्शन हुई है। ठीक है, और रेज हमारी इस तरफ हमें नजर आई। उसके अलावा थर्ड नंबर पे अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल, बहुत थोड़े एंगल पे भी हमें डिफ्लेक्शन होती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर हमें ये नजर आ रही है इसलिए। ठीक है, अब इस बात को ठीक से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी डीप में जाना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या बेसिकली प्रोसेस हुआ है। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड की क्या कंक्लूजन हुई, उसने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट से, अब उसको समझते हैं। अब सबसे पहले तो आप एक चीज समझ ले, एटम, एटम क्या होता है हमारा, जिसमें न्यूक्लियस होता है, इतनी बात हमें पता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है।
ये सब बातें जो हैं इनको पता लगाई इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो इन्होंने एटम यूज करा, ठीक है, और क्या किया था इन्होंने, अल्फा पार्टिकल जो थी वो रेस पास करवाई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मार्कर है हमारे, इसको मैं कह लेता हूँ कि ये हमारी अल्फा रेज है, ठीक है। और ये तीनों जो है वो गोल्ड मेटल फॉइल, जैसे अगर मैं हाथ को समझ लूँ तो गोल्ड मेटल फॉइल है, गोल्ड फॉइल है हमारी। तो इसके अंदर एटम भी मौजूद होगा, उस एक एटम का हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। उस एक एटम के साथ क्या हुआ होगा उस बारे में बात करें। तो जब ये रेस उस एक एटम के पास आई तो क्या हुआ, समझिएगा, मैंने रेस के पार्टिकल जो हैं उसको 1 2 3 4 करके नंबरिंग कर दिए ताकि इससे समझने में आसानी हो। जब पहला पार्टिकल आया तो पहले पार्टिकल कहाँ से गुजरा, न्यूक्लियस के थोड़ा ऊपर से गुजरा, जो खाली जगह होती है। नॉर्मली हमें पता है एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एटम के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस आता है, ठीक है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट आता है, इतनी बात तो हमें पता है। तो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट था, जो खाली जगह थी, वहां से रेस का जो पार्टिकल था वो इजीली गुजर गया। तो हम नंबर 1 पे क्या कह रहे हैं कि नंबर 1 जो पार्टिकल था वो पास्ट अवे, आराम से पास हो गया। किससे पास हो गया, फॉइल से पास हो गया। सेकंड नंबर पे सेकंड पार्टिकल न्यूक्लियस से जस्ट थोड़ा सा टकरा के गया। जब थोड़ा सा टकराया तो उससे क्या हुई, डिफ्लेक्शन पैदा हुई। डिफ्लेक्टेड मतलब डिफ्लेक्ट हो गया। अगर आप देखें तो ये पार्टिकल स्ट्रेट आया और फिर क्या हुआ, यहाँ टकराने के बाद ये इस तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, इसे हमें यहाँ पर डिफ्लेक्शन नजर आ रही है। तो हम सेकंड नंबर पे कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन हुई है। थर्ड नंबर पे थर्ड वाला पार्टिकल था वो तो सीधा जाके न्यूक्लियस से ही टकरा गया। जब न्यूक्लियस से टकराया तो न्यूक्लियस इसे आगे जाने की इजाजत नहीं देगा और यहीं से इसको वापसी करवा दिया। इसको हम कह रहे हैं बाउंस बैक, मतलब टकराकर वापस आ गया। थर्ड नंबर पे जो पार्टिकल था, फोर्थ नंबर का पार्टिकल था उसके साथ भी वही हुआ जो 2 के साथ हुआ था। ये आया और इसके लास्ट वाली साइड पर जो है वो टकरा गया। टकराने से क्या हुआ, इसकी जो वे था, इसका जो रास्ता था वो चेंज होता हुआ नजर आया हमें। तो हम इसीलिए इसे कह रहे हैं कि डिफ्लेक्शन हुई। तो ये सब हमने क्या समझा कि जो यहाँ पर हुआ था। अब उस वाली बात को ध्यान में रखें और ये वाली बात भी आपको समझ आ जाएगी। क्या हुआ था, जब बीम ऑफ पार्टिकल आई तो गोल्ड फॉइल थी हमारे, इसमें एटम मौजूद थे। उस एटम से जब एक रे टकराई तो वो डिफ्लेक्ट कर गई लार्ज एंगल पर, एक रे टकराई तो वो लिटिल बिट हमारे स्मॉल एंगल पर जो है डिफ्लेक्ट कर गए, और कुछ आराम से पास हो गए। अब उसकी वजह क्या थी, यही वजह थी कि एक तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की से गुजर गई थी रेस, दूसरे नंबर पे जो थी वो न्यूक्लियस के साइड से टकरा के गई, थर्ड नंबर पे जो रेस थी वो डायरेक्ट जो है हमारी न्यूक्लियस को टकरा गई थी, इसीलिए वो बाउंस बैक हो गई। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, जो इजीली आपको समझ आया होगा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो इस सब एक्सपेरिमेंट अगर आपने ध्यान में रखा है, इस सब डायग्राम को बना लिया है, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं और उन पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि इसमें पोस्टुलेट्स क्या थे रदरफोर्ड के और डिफ्लेक्ट्स क्या थे। इन्होंने मतलब क्या बातें बताई थी हमें जो कि इम्पोर्टेंट है, जिनको हमें समझना इन सब की मदद से ज़रूरी था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके पोस्टुलेट्स समझते हैं। पोस्टुलेट्स मतलब के मेन पॉइंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपको इतनी बात तो समझ आ गई कि एटम के अंदर 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो न्यूक्लियस होता है जो किसी अल्फा रेस को जाने नहीं देता, बाउंस्ड बैक करा देता है, बल्कि जब न्यूक्लियस के कोई साइड में भी टकराएगा तो भी उसका एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। और जो खाली स्पेस थी, जो न्यूक्लियस के अलावा जो स्पेस थी जहाँ पे पार्टिकल गुजर पाए थे, उसे हमने क्या कहा, एक्स्ट्रा पार्ट है, एम्प्टी पार्ट है, खाली है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हमें समझ में आ गई। तो उससे रिलेटेबल, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेबल पोस्टुलेट्स हैं रदरफोर्ड के, वो ज़रा पढ़ लेते हैं और समझते हैं। जो मेन पॉइंट्स मुझे लगे मैंने लिखे हैं। तो एन एटम कंसिस्ट ऑफ, एटम कंसिस्ट करता है पॉजिटिवली चार्ज्ड डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस। क्योंकि इसका जो तमाम अमाउंट है, समझ लें आप, वो कहाँ पर मौजूद है, न्यूक्लियस में मौजूद है। तो इसीलिए इस तरीके से कह रहे हैं कि वेरी स्मॉल न्यूक्लियस, बहुत छोटा न्यूक्लियस होता है, कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसके अंदर कौन मौजूद होता है, प्रोटॉन मौजूद होता है और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। एटम कंसिस्ट करता है इस पे। द इंटायर मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम का जो मास है, कंप्लीट मास है, इंटायर मतलब ज़्यादातर, मोस्टली, वो कहाँ पर होगा, न्यूक्लियस में होगा। क्योंकि अगर आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ा है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो तकरीबन इक्वल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है और प्रोटॉन उससे काफ़ी बड़ा होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एटम का जो इंटायर मास है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किस में होगा, न्यूक्लियस में होगा, जाहिर है, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद होते हैं। नेक्स्ट,
द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय लार्ज एम्प्टी स्पेस। तो बहुत आसान सी बात है ये वाली हमारी, कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होती है, खाली जगह होती है। खाली जगह थी जिसकी वजह से जो रेस थी वो पास हो पाई यहाँ से, ऐसे ही है ना। ठीक है, तो इस लार्ज एम्प्टी स्पेस को आप लार्ज एम्प्टी स्पेस कह लो या फिर कह लो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एम्प्टी स्पेस है लार्ज, या फिर कह लो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कहाँ पर, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द में, इन सर्कुलर पाथ, उस रास्ते पे जो कि सर्कुलर है, विथ हाई स्पीड, और उसकी स्पीड बहुत हाई है। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखें ये न्यूक्लियस आ गया हमारा, ठीक है, और ये आ गया हमारा शेल। शेल में कौन होता है, पढ़ चुके हैं हम, ये इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है मुस्तकिल, ठीक है, बहुत हाई स्पीड से कर रहा होगा मूवमेंट। तो इसी बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। विथ हाई स्पीड किस पाथ पे होगा, सर्कुलर पाथ पे होगा, मतलब ये जो रास्ता है कैसा है, सर्कुलर है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने हिस्ट्री ऑफ एटम जब मैंने पढ़ाया है और उसमें एटम का स्ट्रक्चर बताया है, अगर आपने वो पढ़ी होगी तो आपको ये बात पता होगी कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है। एटम न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जितनी पॉजिटिविटी होगी उतनी ही नेगेटिविटी होगी, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और सिंपल सी बात है, एटम जो है वो हमारा न्यूट्रल हो जाता है, पर उसे पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, लास्ट बात हमारी, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो बहुत थोड़ा होता है, और जो स्पेस है इसकी, मतलब ओरिजिनल एटम जो होता है हमारा, वो जैसे हमें इतना बड़ा देखने को मिल रहा है मिसाल के तौर पे, तो न्यूक्लियस उसका हमें इतना सा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बातें कह रहे हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। न्यूक्लियस का साइज बहुत थोड़ा सा होता है अगर उसे कंपेयर कर दे हम ओरिजिनल साइज ऑफ एटम से, मतलब कि जो एक ओरिजिनल साइज है एटम का, उससे अगर किसी न्यूक्लियस को कंपेयर कर दें तो उन दोनों में काफ़ी फर्क होता है। तो बहुत सिंपल सी बात थी, आपको पोस्टुलेट समझ में आ गए होंगे। अब डिफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इनके डिफेक्ट्स के बारे में बात करें। डिफेक्ट्स क्या थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ये आसानी से समझ सकते हैं, बस कोशिश कीजिएगा कि फोकस रहें। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इनका क्या है। फर्स्ट पॉइंट, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमारा क्या मिला, डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम की स्टेबिलिटी को ये बयान नहीं कर पाए थे। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इन्होंने कहा था कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज जिस पे होता है इलेक्ट्रॉन, वो रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर रास्ते पे रिवॉल्व कर रहा होता है, एंड एमिट एनर्जी, और एनर्जी को एमिट कर रहा होता है कंटिन्यूअसली। ये जो वर्ड इन्होंने कहा है ना, ये समझिएगा, मतलब इनके अकॉर्डिंग ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, बल्कि ये और क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी इमिट कर रहा है, एनर्जी इसमें से कोई ना कोई निकलती जा रही है। तो कहा गया कि अगर ऐसा है कि एटम में से इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है और एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट कर रहा है, तो ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी, तो कंटिन्यूअस एनर्जी के लॉस होने की वजह से अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अल्टीमेटली क्या होगा, देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि चौरंगी है, एक सपोज है, एक चौरंगी पे आपने बाइक ली, ठीक है, बाइक में आपने फुल पेट्रोल डलवा दिया, मतलब कि फुल पेट्रोल हो गया आपकी बाइक में, अब आप कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा ही है। लेकिन अगर ऐसा है कि आप एक राउंड लगा रहे हैं चौरंगी के इर्द गिर्द, तो क्या आप ता कयामत तक, जजमेंट डे तक हमारे, आप घूमते रहेंगे इसी में? नहीं ना। क्या होगा कि बाइक का जो पेट्रोल आपने फुल कराया था वो एक टाइम पे ख़त्म होगा, और जब ख़त्म होगा तो बाइक रुक जाएगी। ऐसे ही होता है, लड़कों को तो बहुत अच्छे से पता होगा, जब बाइक का पेट्रोल ख़त्म होता है तो कैसा लगता है, ऐसे ही है ना। तो ये वाली बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन बार बार घूम रहा था तो, और एनर्जी जो है इमिट कर रहा था कंटिन्यूअसली, तो एक टाइम पे क्या होगा कि उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद क्या होगा, उसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करना था ना। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमें समझ आ गया
कि इन्होंने गलती करी थी क्या कह के कि इमिट करता है एनर्जी कंटिन्यूसली, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता सारी एनर्जी निकलने के बाद। इतनी बात तो हमें समझ आ गई। सेकंड वाली बात जो है ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो मैं ये रिमूव कर रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट समझाता हूँ इसके बाद में आपको। थर्ड पॉइंट समझने के लिए आपको कुछ वर्ड्स का समझना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जा रहा है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम वर्ड समझेंगे, ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है। एक से ज्यादा अगर स्पेक्ट्रा होते हैं तो फिर क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है। पहले मैं ये रीड कर देता हूँ। इफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है और उसमें क्या बन रहा है, स्पेक्ट्रम बन रहा है। बट इन कंट्रास्ट, पर कंट्रास्ट के तौर पे जब हमने देखा तो इट वी गेट, तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिला फ्रॉम द एटम्स ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के एटम में से। तो आप कहोगे कि सर इस लाइन में हमें स्पेक्ट्रम का मतलब ही नहीं पता, लेकिन इन्होंने क्या करा, स्पेक्ट्रम की दो टाइप बता दी आपको, कंटीन्यूअस भी बता दी और लाइन स्पेक्ट्रम भी बता दिए। तो सबसे पहले ये बता देंगे स्पेक्ट्रम होता क्या है, तो बिल्कुल आपको ये बताते हैं। लेकिन इससे पहले एक वर्ड मैं बताऊंगा आपको, क्या, स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है, स्पेक्ट्रा का मतलब है बैंड ऑफ लाइट। अब बैंड ऑफ लाइट समझिएगा क्या है। जैसे कि सूरज है हमारा, सूरज से हमारी तरफ एक रेज आ रही होती है, ठीक है, तो उसे हम कह सकते हैं कि बैंड ऑफ लाइट, अगर एक हमारा बैंड आ रहा है तो। और आगे क्या होता है कि अगर इसके आगे हम प्रिज्म रख दें तो प्रिज्म रखने के बाद ये जो एक बैंड होता है ये डिवाइड हो जाता है मुख्तलिफ कलर्स में, ठीक है, जो आपको रेनबो की सूरत में दिखता है। अभी और बताता हूँ रेनबो के बारे में कि कैसे बनता है। तो बैंड ऑफ लाइट सिंपल क्या हुआ, हमारा स्पेक्ट्रा हो गया। मतलब एक लाइट है जिसके अंदर बैंड मौजूद है लेकिन हमें एक ही लाइट नजर आ रही होती है, तो उसे हम बैंड ऑफ लाइट कह रहे हैं, स्पेक्ट्रा। ये कौन सा वर्ड है हमारा, सिंगुलर। सिंगुलर प्लूरल तो आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो ये सिंगुलर वर्ड था हमारा। नेक्स्ट दूसरा वर्ड हमारा जो काम का है हमारे, वो क्या है हमारा, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जैसे मैंने आपको कहा यही इंपॉर्टेंट है, यही समझना है हमें। ये क्या है हमारा, प्लूरल वर्ड है, मतलब कि एक से ज्यादा बैंड मौजूद है। बैंड ऑफ लाइट ही है ये भी, लेकिन बहुत सारे होंगे तो हम स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। अब स्पेक्ट्रम कितने टाइप के होते हैं समझिएगा। एक है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम और एक है हमारा कंटीन्यूअस। एक लाइन स्पेक्ट्रम आ गया हमारा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और एक कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यही वाली बात हमें समझनी है, ठीक है। तो देन फिर ये मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की ये कोशिश करता हूँ। सपोज कर लें आप कि सूरज होता है हमारा, जैसे मैंने आपको कहा कि सूरज से कुछ रेज निकल रही है। अब इससे जो रेज निकली और यहाँ पर हमने क्या करा, एक प्रिज्म यूज कर लिया, प्रिज्म, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या यूज करा, सन। या फिर इसकी जगह आप सूरज की जगह अगर आप सोर्स ही सिर्फ यूज करना चाह रहे हैं कि बैंड ऑफ लाइट आ रही हो वहां से, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, बल्ब भी यूज कर सकते हो। कौन सा बल्ब, जो 100 वाट का होता था, येलो कलर का बल्ब, याद होगा आपको। अगर आप थोड़े से पुराने हैं तो, नहीं याद तो कोई बात नहीं। ये हम किसके लिए लगाते हैं, गर्मी देने के लिए, जो जानवर वगैरह होते हैं हमारे, परिंदे वगैरह, उनके लिए भी लगाते हैं। लेकिन आज की डेट में कोई नहीं लगाता क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल आ जाएगा आपका अगर ये वाला लगा दोगे तो। क्या टॉपिक पे आते हैं वापस। सन में से रेज निकलनी है, रेज जाके टकरा रही है प्रिज्म पे। प्रिज्म की क्वालिटी होती है कि इस बैंड के अंदर जितने कलर्स थे वो सब दिखा देगा। किस सूरत में दिखाएगा, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी कलर्स थे ना इस लाइट में, ये जो हमारा बैंड ऑफ लाइट था, ये डिवाइड होके बहुत सारे कलर्स की सूरत में हमें दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है, आप इस तरीके से याद भी कर सकते हो। रेनबो के कलर जो होते हैं हमारे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब तरह के हमें यहाँ पर कलर्स नजर आ जाएंगे। ये कौन सा स्पेक्ट्रम बनेगा यहाँ पर, ये हमारा बनेगा कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों, क्योंकि यहाँ से लाइट एनर्जी जो है वो हमारी जा रही है प्रिज्म के पास और मुस्तकिल जा रही है, इस वजह से हमें जो यहाँ पर कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखेगा। सेकंड नंबर पे दूसरी बात करते हैं हम। जैसा कि कहा गया कि एलिमेंट का एटम जो होता है, उस एटम में से कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट हो रही होती है, तो ऐसा कहा था। लेकिन ये बात सही है या नहीं, इसको हमने कैसे पता लगाया, बहुत इजी तरीका है हमारा। आपने अगर टॉपिक पढ़ा हो डिस्चार्ज ट्यूब का,
वैक्यूम था यहाँ पर। अब डिस्चार्ज ट्यूब मैंने इस तरीके से बना दी, वर्टिकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको समझाने के लिए बनाई है आपको, ठीक है। और यहाँ पर हमने इससे कोई बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है, यहाँ से बैटरी कनेक्ट हो गई। तो बैटरी कनेक्ट कर दी, देन वोल्टेज पास कराया, तो क्या होगा यहाँ पर हमें एक पार्टिकल जो है वो यहाँ से यहाँ जाता हुआ नजर आया, ठीक है, चले जाता है। देन इसमें से एक एनर्जी इमिट होगी, ठीक है, एक रे इमिट होगी। एक रे जो इमिट होगी ना, उसके आगे हमने रख दिया प्रिज्म, प्रिज्म रख दिया। अब वो प्रिज्म से टकरा गई। जब प्रिज्म से टकराई तो प्रिज्म क्या काम करेगा, उस बैंड ऑफ लाइट को, वो जो स्पेक्ट्रा आ रहा है इसकी तरफ, जो स्पेक्ट्रम आ रहा है इसकी तरफ, वो क्या करेगा, उसे डिवाइड कर देगा। तो इसने ऐसे ही किया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसने ऐसे ही किया। उन कलर्स में, जिन कलर्स में डिवाइड हो जाता है, उन कलर्स में डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड कर दिया तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप कहेंगे सर आपने कहा ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ठीक है, और इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बहुत आसान सा हमारा डिफरेंस है कि यहाँ से कंटिन्यूसली एनर्जी जो है वो इमिट हो रही थी, प्रिज्म पर पड़ रही थी, और प्रिज्म फौरन हमें कलर्स दिखा रहा था। बट यहाँ पर क्या होगा कि जब हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ करी थी, अगर आपने डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट नहीं देखा तो पहले वो देख लें ताकि ये बात समझ आए। तो यहाँ से एक एनर्जी इमिट हुई, जो एनर्जी इमिट हुई और जाकर वो प्रिज्म से टकराई। जब प्रिज्म से टकराई तो प्रिज्म ने उस बैंड ऑफ एनर्जी जो था उसको डिवाइड कर दिया। जब उसको डिवाइड कर दिया तो हमने देखा कि कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम नहीं बन रहा, मतलब कंटिन्यूसली हमें ये कलर्स नहीं दिख रहे। क्या हो रहा है, इनमें गैप आ रहा है। मतलब जैसे फर्स्ट कलर है हमारा, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जितने भी हमारे कलर्स है उसमें गैप आ रहा है। मतलब ऐसे समझ लें कि एक चीज़ है जो ऐसे आती हुई दिख रही है हमें, तो हम कहेंगे कंटिन्यूसली आ रही है, और एक चीज़ है वो ऐसे आई फिर गायब, फिर आई फिर गायब, फिर आई फिर गायब, फिर आई फिर गायब, फिर आई फिर गायब। अगर इस तरह की सिचुएशन में आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये कंटिन्यूस है, नहीं, हम इसको कहेंगे कि ये लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो इससे एक बात हमें समझ में आई कि ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों दे रहा है। लाइन स्पेक्ट्रम इसलिए दे रहा है क्योंकि जो एटम था हमारा उसमें से एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट नहीं हो रही थी। अगर कंटिन्यूसली इमिट हो रही होती तो कौन सा स्पेक्ट्रम बनता, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता। तो ये वाली बात अब हमें क्लियर हो जाती है यहाँ पर कि इन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जो कहा था उन्होंने, रदरफोर्ड ने, कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा है क्योंकि कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट हो रही है, ऐसा नहीं था। जब इसको चेक किया गया, जब इसको इस तरीके से चेक किया गया तो हमें समझ में आ गई। अब इसमें आप कहेंगे कि सर क्या रखा, तो इसमें हमने हाइड्रोजन एटम रख लिए थे। हाइड्रोजन एटम हमने डिस्चार्ज ट्यूब में भर दिए थे। देन फिर यहाँ से एनर्जी जो है वो इमिट हुई। जब प्रिज्म से टकराई तो मुख्तलिफ कलर में, लेकिन गैप था उनके दरमियान, ठीक है, गैप आ रहा था, जिसकी वजह से हमने कहा कि जो एटम है वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट नहीं कर रहा, वो रुक रुक के कर रहा है, ठीक है, मुस्तकिल नहीं कर रहा। तो बस यही एक रदरफोर्ड की गलती थी जिसको हमने 3 लाइनों में समझ लिया। बट इन कंट्रास्ट टू इट वी गेट, हमें क्या मिला था, हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिला यहाँ पर, ठीक है, पर उन्होंने कह दिया था कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, तो ये उनकी गलती थी, जो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ये गलती थी। अच्छा, अब इसको आगे और क्या किस तरीके से बढ़ा, आगे के टॉपिक्स जो है सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे कि आपने सिंपल सी बातें समझा होगा कि डिस्चार्ज ट्यूब का जो कॉन्सेप्ट था, अगर आपको वो आता था तो आपको ये वाली बात भी समझ में यहाँ पर आ गई होगी। और अगर आपको ये समझ आ गई थी तो आगे टॉपिक पढ़ेंगे हम नील बॉहर, तो वो भी आपको तभी समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।